स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन ट्रूप में। और यहाँ पे एमसीक्यू ऑन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाय गंगेश मिश्रा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि जो आज की वीडियो आने वाली है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू यानी कि पुराने जो पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पे आए। तो देखते हैं इस पे कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। और ऐसे सवालों को आप आराम से इसे नोट भी करते रहिए और रटते भी रहिए। ऐसे जो पहला सवाल है, पहला सवाल देखिए कौन सा आ रहा है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहला सवाल आरबीसी को लेकर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी आरबीसी है जिसके अंदर केंद्रक पाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा किस में केंद्रक युक्त आरबीसी मिल रही है, इस पर सवाल बनाया गया। तो सबसे पहले आदमी के अंदर जो आरबीसी है उसकी क्या कहानी होती है। तो भाई आदमी के अंदर जो आरबीसी है उसकी कहानी यही होती है। बीच में धसा हुआ है, देखो ये पोर्शन, इसे अवतलाकार बोलते हैं। अवतलाकार का मतलब कॉनकेव कंडीशन में है। और कॉनकेव कंडीशन इसलिए है क्योंकि अगर ये ना होती कॉनकेव कंडीशन तो इस पे क्या होता, इस पे न्यूक्लियस होता और न्यूक्लियस की वजह से कॉन्वेक्स होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि आदमी के आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। पाया किस में जाता है, सवाल यही पूछा गया है। तो सवाल में जो आंसर बनेगा वो बच्चे बनेगा सी ऑप्शन कैमल। ऊंट के आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और साथ ही साथ एक और आप नाम नोट कर लीजिए, लामा। लामा के भी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो एक तो कैमल हुआ और दूसरा लामा हुआ, दो ऑप्शन बनते हैं, लेकिन इसमें फिलहाल एक ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला, एचआईवी वायरस ट्रिगर द सेल। कौन सी सेल पर एचआईवी वायरस टारगेट करता है और उसे आक्रमण करके क्षतिग्रस्त करता है। तो एचआईवी वायरस हमेशा याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है। और लिम्फोसाइट्स हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स के पार्ट होते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के बहुत बड़े हिस्से होते हैं। लिम्फोसाइट्स में भी अगर पूछा जाए तो लिम्फोसाइट्स में भी कौन सी लिम्फोसाइट, टी या बी। तो याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट में भी कौन सी, T3 या T4। तो याद रखिएगा T4। T4 लिम्फोसाइट्स के ऊपर एचआईवी वायरस अटैक करता है। इसीलिए कभी कभी सवाल भी पूछ लेते हैं कि मच्छर काटने से एचआईवी वायरस क्यों नहीं एक व्यक्ति से दूसरे के अंदर चला जाता है। तो भाई मच्छर के अंदर लिम्फोसाइट सेल होती नहीं है, इसलिए एचआईवी वायरस आएगा तो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो आएगा टहल घूम के मर जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। अगर इंसान के अंदर काटा और इंसान का खून दूसरे में पहुंच गया है, काटा का मतलब है एचआईवी वायरस एंट्री किया है, मतलब जानवर नहीं है वो। अगर वो एंट्री कर चुका है तो अगर उसका ब्लड सीधे दूसरे सही आदमी के अंदर अगर इंसर्ट कर दिया गया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो ऐसी कंडीशन में एचआईवी वायरस उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। ठीक। तीसरा देखते हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है भाई। तो कई किताबों में अलग अलग डेट है। हम एक ऐसी मतलब कह सकते हैं रेफरल रेंज में इस डेट को लेकर चलते हैं जो सभी को संतुष्ट कर जाए। और वो ऑप्शन कौन सा सही होता है, 4 से 12 दिन, जो डब्ल्यूबीसी की लाइफ होती है। अगर एक हफ्ते की बात करें तो ये किसकी होती है, प्लेटलेट्स की होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की होती है। अगर पूछा जाए कि 120 दिन किसकी होती है तो ये आरबीसी की होती है। आरबीसी 120 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 412 दिन और प्लेटलेट्स एक हफ्ते के लिए। ये इनकी डेट होती है पूरे ब्लड की। ब्लड कैप्सूल्स जो भी पाई जाती है सबकी अपनी अपनी ड्यू डेट है कि उसके बाद वो मर जाती हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मान लो कि 120 दिन पर आरबीसी ख़त्म हो गई, आरबीसी की लाइफ के दे दी 120 दिन, इसके बाद अगर मर गई तो वो आरबीसी जाएगी कहाँ पे, क्या वो वहीं उसी वेन्स में या उसी आर्टरी में दौड़ती रहेगी। तो ऐसा नहीं है। ब्लड हो या कोई भी सेल हो, अगर वो अपनी लाइफ स्पान ख़त्म करती है, अगर डेथ हो जाती है तो उसको फाइनली हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है और उसके रॉ मटेरियल से कोई नई चीज़ बना ली जाती है। मतलब ये सर्कुलर इकोनॉमी जैसा फंडा चलता है, इसको कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाता है। अब जब रीयूज किया जाएगा तो वो किसी न किसी चीज़ का एक अपना कह सकते हो कि इनिशियल पार्ट बनेगा या स्टार्टिंग पार्ट बनेगा या रॉ मटेरियल बनेगा जो किसी नई चीज़ को तैयार कर रहा होगा। तो आरबीसी भी जाके स्प्लीन में टूट जाती हैं और टूटने के बाद उस रॉ मटेरियल से दूसरी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो ये कहानी है कुछ इनकी। अगला है, कौन सी धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। ये सवाल बड़ा प्यारा है, देखो यहाँ पे बना भी है। जो ये हृदय आपको दिख रहा है थोड़ा सा पत्थर जैसा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, किसी का पत्थर दिल होगा, उसी को यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो उस पत्थर दिल पे जो यहाँ पे आर्टरी और वेन से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं,
उसी में एक चीज़ येलो वाली लाइन भी बनी हुई है। ये सारी चीज़ें जा कहाँ रही हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इसकी सेल को, इसकी खुद की सेल को ये ब्लड की सप्लाई करती है, क्योंकि ये भी तो किससे बना है, मांसपेशियों से बना है। इसके अंदर भी सेल है। अब इसके अंदर अगर ब्लड नहीं आएगा तो इस सेल को भी नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, और सेल को नरिशमेंट नहीं मिला, टिश्यू को नरिशमेंट नहीं मिला, तो ये भी डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए नरिशमेंट के लिए इसको भी ब्लड चाहिए, और वो ब्लड कौन दे रहा है, वो ब्लड कोरोनरी आर्टरी दे रही है। अब देखो इसमें कोरोनरी आर्टरी है कहीं पे, भाई कोरोनरी आर्टरी बी ऑप्शन पे है। एक ऑप्शन सी भी है, उसको समझिएगा ये क्या होता है, वासा वैसोरम। अगर मान लो कोई ब्लड आर्टरी है, और इस आर्टरी के अंदर ये जो इसकी वाल है, इस आर्टरी की वाल, इस वाल को भी ध्यान से देखो तो ये भी कहीं ना कहीं सेल की ही बनी होगी। और इस सेल में अगर जो नरिशमेंट का फंड आएगा, तो इसके लिए कौन सी ब्लड की कैपिलरी आएगी जो इसको ब्लड सप्लाई करेगी, तो वो है भाई वासा वैसोरम। वासा वैसोरम किसी न किसी आर्टरी को सप्लाई करती है, जबकि कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है, तो वो सप्लाई करती है आपके हृदय को। नेफ्रीडियल जो आर्टरी होती हैं वो नेफ्रॉन को, या सीधे तौर पे हम कहें किडनी में ले जाके ब्लड को सप्लाई करती हैं। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में जाती है। तो इस तरीके से सारे अलग अलग समझ लीजिएगा। फेफड़ों में जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, ये एक इकलौती है जो अपवाद स्वरूप अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। इस पर भी बहुत बार छोटे छोटे एग्जामों में सवाल बना है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। बहुत प्यारा सा सवाल है, मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, तो भाई 4 विषम पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 किस में पाए जाते हैं, 2 मत्स्य में पाए जाते हैं, यानी कि मछली में, ठीक है। किस में पाए जाएंगे, मछली में। 3 किस में पाए जाएंगे, और 5 किस में पाए जाएंगे, ये सवाल और बन रहे हैं। तो 5 भाई किसी में नहीं पाए जाते हैं, बवाल है ये सवाल नहीं है। 3 जो हैं वो आपके रेप्टाइल्स में मिलते हैं। रेप्टाइल्स में एक रेप्टाइल्स ऐसा है जिसके अंदर 4 होते हैं, वो है घड़ियाल का। तो घड़ियाल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जबकि बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, फिशीज में, यानी कि मछलियों में पाया जाता है। और 5 को नाम करके हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, 13 चैम्बर्ड किस में मिलता है, तो कॉकरोच में मिलता है। बड़ा दिलदार जानवर होता है यार, फिर भी लड़कियां बहुत डरती हैं इससे। नेक्स्ट है, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो रक्त का कब्रगाह का मतलब है ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। का मतलब ये होता है कि जब रक्त खराब हो जाए या उसकी अपनी लाइफ कंप्लीट हो जाए, तो वो कहाँ जाके ख़त्म किया जाएगा, कहाँ उसका कंबस्चन किया जाएगा, कहाँ उसको डिकम्पोज किया जाएगा, कहाँ उसको तोड़ दिया जाएगा और रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वो आंसर है भाई स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली। ये सारे एक ही नाम है, अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। उसी का अपना दूसरा नाम भी है तिल्ली। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही होगा। यकृत में क्या होता है, यकृत में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड होता है। मतलब आपने खाना खाया, दवा खाया या कुछ और खाया जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही थी, उस टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए उस ब्लड के द्वारा उसे कहाँ पहुँचाया जाएगा, यकृत में पहुँचाया जाएगा, और यकृत उसे डिटॉक्सिफाइंग कर देगा, जिससे आपको नुकसान कम पहुँचेगा। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड होता है। मतलब ब्लड को लेकर जाएंगे और फेफड़ों के एल्वियोलाई के पास पहुंचा देंगे, और वहाँ पे फेफड़ों से आने वाली ऑक्सीजन उस ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े में चली जाएगी। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा और हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। बोन मैरो के अंदर देखा जाए तो कार्प सेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से चारों सेल जो आपके ऑप्शन दिख रहे थे, चारों ऑप्शन पे अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, 6 का ए। 7वां देखा जाए, निम्न में से किसे प्रतिरक्षी कोशिका कहा जाता है। तो एरिथ्रोसाइट जो होती हैं वो तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, और उनका काम है परिवहन का। अगर ऑक्सीजन के परिवहन की बात की जाए तो आपके एरिथ्रोसाइट्स में, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जा रहा है। जो ल्यूकोसाइट्स है वो असल में प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे बड़ा हेल्पफुल काम करती हैं। ल्यूकोसाइट 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट, मतलब ग्रेन्यूल पाई जाने वाली और एक बिना ग्रेन्यूल वाली, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स, इसके 2 पार्ट कर दिए, एक हो गया ग्रेन्युलोसाइट्स और ये होगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज़्यादा संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है। बेसोफिल्स हेपारिन का सिक्रीशन करती है जो एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है हमारे अंदर, और जो
एसिडोफिल्स होती है, इसी को इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है इओसिनोफिलिया, और उसको लोकली बोलते हैं इसनोफिलिया। असल वो अपभ्रंश है, ऐसा कुछ होता नहीं। थ्रम्बोसाइट्स जो होती है उसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। थ्रम्बोसाइट्स की वजह से हमारे ब्लड में थक्का बनने का काम करवाता है, ठीक है, थक्का बनने। कभी कभी पूछ लेता है थक्का बनने में विटामिन कौन सा काम का है, तो विटामिन के है। अगर पूछ ले आयन कौन सा काम का है, तो कैल्शियम आयन है इसके लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखना। इसमें पूछा गया प्रत्यक्षी कोशिका किसे कहा जाता है, तो भाई ऑप्शन कौन सा बनेगा, ल्यूकोसाइट्स बनेगा। नेक्स्ट है सर्वदाता समूह किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। सर्वदाता समूह भाई बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ जाए तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ज़्यादा बेस्ट है सर्वदाता के तौर पे। क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव का मतलब है इसके अंदर RH एंटीजन भी नहीं है। ओ के अंदर वैसे भी एंटीजन कोई नहीं होते, ठीक है, एंटीजन कोई नहीं होते यहाँ पे। और साथ में एंटीबॉडीज दोनों होते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, ए भी होता है बी भी होता है। अब एंटीजन एक भी नहीं थे, अब एक एंटीजन बच रहा था कौन सा, RH। इसके चांसेस थे, वो भी नहीं है, तो RH भी गायब हो गया। तो इस तरीके से दोनों एंटीजन गायब हो गए, इसलिए जो ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है। जबकि इसी तरीके से अगर दूसरे तरीके में पूछा जाए कि सर्वग्राही कौन बनेगा, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, सर्वग्राही। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय से अंगों को रुधिर का परिवहन कौन करता है। हृदय से अंगों को रुधिर का परिवहन कौन करता है, तो भाई हृदय से अंगों को अगर लेके जा रहा है तो वो होंगी आर्टरी। इसको समझ लो, आर्टरी और वेन्स में सबसे बड़ा जो मतलब इसके पहचानने का फंडा है वो यही है, फ्रॉम दी हार्ट। मान लो कि ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, फ्रॉम दी हार्ट टू द ऑर्गन। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये हो गई आर्टरी, आर्टरी हो गई। अगर मान लो आर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वेन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सिराएं हैं। सिरा क्या करती है, अंगों से, विभिन्न प्रकार के अंगों से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाएगी, हृदय की तरफ लाएगी। और जो धमनी होती है वो हृदय से खून को ले जाके विभिन्न प्रकार के ऑर्गन तक पहुंचाएगी। तो यही एक फंडा था, और इस फंडे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बन रहा है फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। और फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन कौन बनेगा, आर्टरी बनेगी। इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, वेन्स बन जाएगा, ठीक है। अगला है, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। देखिए, जब हृदय से खून को लेके कहाँ पहुंचाया जा रहा है, शरीर तक पहुंचाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये खून हमेशा शुद्ध रहता है। शुद्ध का मतलब प्यूरिफाइड रहता है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन घुली रहती है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन जब शरीर तक पहुंच जाता है, हर एक अंग तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जो उसकी कोशिकाएं हैं वो इंटरनल रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड में घोल दिया जाएगा। और वो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा। अब वो हार्ट उसे फिर से, जो मतलब कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, उसको प्यूरिफाइड कराने के लिए कहाँ भेजेगा, भेज देगा फेफड़ों पर। समझ रहे हैं? अब फेफड़ों के पास जाएगा, उसे प्यूरिफाइड कराया जाएगा, फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी और फिर वो लाया जाएगा इधर। अब मामला क्या आता है, कह रहे हैं कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। भाई समझो, पहले ही वाले में बता चुका हूँ कि फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन, मतलब किसी ऑर्गन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ से आया है तो वो धमनी होगा। लेकिन मामला क्या है, ये शुद्ध कराने लेके जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर गंदा रुधिर है या अशुद्ध रक्त है। तो इसीलिए धमनियों में हमेशा याद रखना शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। लेकिन एक इकलौती धमनी है कोरोनरी सॉरी फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी, जो कि इकलौती ऐसी धमनी है जो साफ कराने के लिए गंदा रुधिर लेके जाती है। उल्टा कर दो अगर, तो एक इकलौती ऐसी सिरा है जो साफ और शुद्ध रुधिर लेके आती है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो इस तरीके से इस पे भी सवाल बने हैं, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।